नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन यूँ तो पाकिस्तान में बहुत अहम हमें डेवलपमेंट नज़र आती हैं। अगर आप नज़र दौड़ाएँ, आज पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं वो कोयटा में एक दिन पहले कोयटा पहुँचे। हज़ारा कम्युनिटी के जो ख़ानदान हैं सोगवान, उनसे इजहार यकजहती करने के लिए। और वहाँ आर्मी चीफ की स्टेटमेंट सामने आई कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, उसका हर कीमत पे यहाँ दिफा किया जाएगा। इससे चंद दिन पहले 9 तारीख को जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब कोयटा पहुँचे तो उन्होंने खुल के इशारा किया कि कोयटा की ट्रेजिडी में हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो हैं उनकी दहशतगर्दी का हाथ जो है वो नज़र आता है। इससे मिलती जुलती सूरत हाल आज हमने कराची सिंध में भी देखी, जहाँ कराची पुलिस ने एक ऐसे दहशतगर्द ग्रुप अस्कर हुसैन ग्रुप को गिरफ्तार किया, उनसे एक्सप्लोसिव मटेरियल डिस्कवर किया और जिसका ताल्लुक जो है हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ से बताया जाता है। पाकिस्तान भर में जो ज्वेलर्स हैं, जो जोहरी हैं, ज्वेलर्स हैं, प्रॉपर्टी एजेंट्स हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की उन नए रेगुलेशन से जिनमें उन्हें इन्फॉर्मेंट का दर्जा दिया गया है खासे परेशान नज़र आते हैं। तो तमाम चीज़ें हैं जिन पे हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब हम पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स पे नज़र दौड़ाते हैं तो हमें हुकूमत वक्त और उसकी अपोजिशन के दरमियान एक शाउटिंग मैच जो है वो बदस्तूर जारी नज़र आता है। तमाम इसका फोकस जो है वो पहले से थोड़ा सा इसमें फ़र्क पड़ गया है। पहले इसका फोकस खालिस्तान पीडीएम के धरनों में उनके जुलूस, उनके रैलीज़, उनकी रेजिग्नेशन की बात, लॉन्ग मार्च और हुकूमत को हटाने के हवाले से था। लेकिन गुज़श्ता 48 घंटों में इसने एक पलटा खाया, एक यू टर्न खाया और अब ईरानी नजाद बरतानवी शहरी कावे मुसावी की जो स्टेटमेंट्स और इंटरव्यूज़ हैं और उसके ऊपर मसलसल पाकिस्तानी सियासत जो है वो खेल रही है। याद रहे कि कावे मुसावी जो है ब्रॉडशीट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ब्रॉडशीट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, सीईओ हैं और उनकी जो स्टेटमेंट्स और उनके इंटरव्यूज़ चले आ रहे हैं उसके ऊपर पाकिस्तानी सियासत की सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है कि गुज़श्ता शब बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने पहले मरियम औरंगज़ेब साहिबा को PMLN की लीडर और फिर उज़मा बुखारी साहिबा को 50-50 करोड़ रुपए के हद तक की इज्जत के उन्होंने हर जाने के दावे जो हैं वो उन्होंने अदालत में उनके ख़िलाफ़ फ़ाइल किए। ये सूरत हाल कहाँ खड़ी है? दूसरी अहम डेवलपमेंट ये है कि अब से चंद घंटे पहले पाकिस्तान के कम से कम 5 जो फेडरल वज़रा हैं, ये वज़रा का स्टेटस रखते हैं, लीडर, उन्होंने इस्लामाबाद में बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपोजिशन की उस मुमकिना रैली और जुलूस के हवाले से जो कि अपोजिशन की जमातें इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के बाहर 19 तारीख को देना चाहती हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे। मुझे आज की इस पहली नशस्त में ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर शफ़कत महमूद साहब। वफाकी वज़ीर तालीम है, इंपॉर्टेंट मेंबर हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कैबिनेट के मेंबर हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। उनके साथ ही PMLN के सीनियर रहनुमा मलिक अहमद खान साहब जो MP हैं पंजाब से और साबिक तर्जुमान रह चुके हैं हुकूमत पंजाब के, वो भी हमें इसी नशस्त में ज्वाइन करेंगे। शफ़कत महमूद साहब अस्सलाम वालेकुम, मलिक अहमद खान साहब अस्सलाम वालेकुम। मलिक अहमद खान साहब, बहुत महीने पहले जब शहबाज शरीफ साहब पे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसी किस्म का एक इल्ज़ाम लगाया था तो आपने कहा था कि आपको बड़ी हैरानगी होगी अगर शहबाज शरीफ साहब ने कोई हर्जाने का दावा ना किया। और शहबाज शरीफ साहब ने बहुत महीनों के बाद इस किस्म का एक नोटिस बहरहाल भिजवाया ज़रूर था। नहीं, वो एक बरतानवी फर्म को भिजवाया था, वॉल स्ट्रीट जर्नल पे तो शायद उन्होंने नहीं भिजवाया। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब बरतानिया में है, कावे मुसावी भी बरतानिया में है, वो मसलसल नवाज़ शरीफ साहब के बारे में इस किस्म की हद तक आमेज़ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, बहुत एहतमाद से दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बैरिस्टर शहजाद अकबर ने तो कम से कम नोटिस ज़रूर भिजवाएँ उज़मा बुखारी साहिबा को, मरियम औरंगज़ेब को। क्या नवाज़ शरीफ साहब भी कानूनी काराजोई करेंगे, कानूनी एक्शन लेंगे, लीगल एक्शन लेंगे कावे मुसावी के ख़िलाफ़? जी डॉक्टर साहब, अगर आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें बुनियादी बात तो ये है कि अगर जो लंदन हाई कोर्ट की जजमेंट जिस पे ये सारी बात पूरी बहस खुली हुई है, तो जो भी उसका कॉग्निजेंट है, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो जजमेंट पास हुई है तो ऑब्वियसली ये इनके पास है, इनकी एब्सोल्यूट वो, क्योंकि ये पार्टी है उसमें, और अगर वो जजमेंट इनके पास है तो उसको पब्लिक कर दें, पता लग जाए कि उस जजमेंट में क्या तफसील है और क्या नहीं है। बाकी सारी बात करने की तो ज़रूरत ही ख़त्म हो जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर उन्होंने कुछ मियां नवाज, लेकिन मलिक साहब वो तो एक अलग बहस है जो वो कह रहे, नहीं, मैं इसी बहस की तरफ आपके पास आ रहा हूँ। देखिए ना कि अगर ये जो वो कह रहे हैं, देखिए ना, जजमेंट का तो बैरिस्टर शहजाद अकबर से भी कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, देखिए बैरिस्टर शहजाद अकबर का भी कोई ताल्लुक नहीं है। जब मरियम औरंगज़ेब ने और उज़मा बुखारी ने उन पर इल्ज़ाम दिया किक बैक मांगने का, वो तो कावे मुसावी की स्टेटमेंट्स में से नतीजा अखज़ किया ना मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उन्होंने तो उनको नोटिस दे दिया 50 करोड़ रुपए। देखिए,
जी मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना कि अब नोटिस अगर उन्होंने मरियम को और उज़मा को दिए है तो वो दोनों जब उनके नोटिस का जवाब देंगे तो उसमें वो अपनी तरफ की बात कि क्या उन्होंने कहा और उसको वो कैसे उसकी वजाहत करती हैं और क्या वो बताती हैं उस नोटिस के रिप्लाई में वो क्या कहती हैं। नोटिस इटसेल्फ जो वो भेज रहे हैं उसमें तो उन्होंने उसका जवाब भी उनसे मांगा है ना कि वो कैसे कहते हैं कि उन्होंने ये जो बात की है कि वो हकाइक पर मबनी की है। तो अब अगर वही इंटरव्यू जो है वो बेसिस बन सकता है उस बुनियाद पे जिस पे वो नोटिस उनको भेज रहे हैं, तो इसी पे अगर कोई उन्होंने ऐसी बात की है जो मियाँ साहब के लिए उन्होंने गलत की है तो उस पर भी उसको लीगल एक्शन जो ड्यू होगा वो हो जाएगा, वो तो दैट स्टैंड्स देयर। लेकिन असल सवाल जो इस अच्छा आप एक्सपेक्ट करते हैं उठता है वो सवाल यही जी देखिए ना, असल सवाल यही उठता है कि अब पूरी जितनी भी ये पूरी ये ब्रॉडशीट से मुतल्लिक या ये जो उनके वो जो वो हैं साहब जो बार बार बयान दे रहे हैं, तो उनकी अगर आपने कोई चीज़ को किसी बात को तस्लीम करना है नहीं करना जो भी है वो बेसिकली तो लंदन हाई कोर्ट की वो जजमेंट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो उसको पब्लिक करने में क्या हर्ज है? गवर्नमेंट उसको क्यों नहीं पब्लिक कर रही? मलिक साहब बात क्लियर नहीं हुई क्योंकि उसी कावे मुसावी अच्छा है या बुरा है उसी की स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल करके आपके पार्टी के तमाम ओहदेदार जो हैं वो बैरिस्टर शाहजाद अकबर पर चढ़ दौड़े हैं। वही कावे मुसावी जो है वो नवाज शरीफ साहब के बारे में भी स्टेटमेंट दे रहा है, लेकिन नवाज शरीफ साहब खामोश हैं। मैं फिर इसके ऊपर आता हूँ, ज़रा शफकत महमूद साहब को इसमें लेके आऊँ। शफकत महमूद साहब, ये तो बड़ा अच्छा किया आपके कुलीग ने बैरिस्टर शाहजाद अकबर साहब ने कि उन्होंने हरजाने के दावे भेज दिए 50-50 करोड़ के उज़मा बुखारी को और मरियम औरंगज़ेब साहिबा को, लेकिन पाकिस्तान में जो तारीख है इसके लॉ सूट्स की वो बड़ी अजीब व गरीब है। वो मैं आपके सामने रखता हूँ, स्क्रीन पे भी लोग देख सकेंगे। अगस्त 2019 में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 10 अरब रुपए का एक लॉ सूट जो है वो नजम सेठी साहब के खिलाफ स्लैंडरस क्लेम्स पे दायर किया। उसका आज तक कोई मेरा ख्याल फैसला नहीं हो सका। जून 2020 में सिंथिया रिची ने 150 मिलियन का यानी 12 करोड़ का लीगल नोटिस यूसुफ रजा गिलानी साहब को भिजवाया। इससे पहले जस्टिस रमदे ने अक्टूबर 2014 में प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, इमरान खान साहब को भी एक नोटिस भिजवाया, माफ़ी मांगे या करें। फिर MQM ने 5 अरब रुपए का एक डिफेमेशन सूट जो है वो जुलाई 2013 में इमरान खान साहब के खिलाफ दाखिल किया। और अब और शहबाज शरीफ साहब ने भी एक इसी किस्म की एलिगेशंस का जुलाई 2017 में उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ 10 अरब रुपए के नोटिस दिए। तो ये तो ज़्यादातर नोटिस तो इमरान खान के खिलाफ ही आए, सबके खिलाफ आए, फैसला किसी का भी नहीं हो सका। शफकत महमूद साहब, इसकी क्या वजह है? इसका मतलब है कि हमारे यहाँ तो फिर ये बिल्कुल मामला सीरियस नहीं है, डिफेमेशन वाला, कोई भी कुछ कह दे। शुक्रिया मोहित। बात यह है कि यही वजह है कि हमारे बहुत सारे मामलात जो हैं वो खटाई में पड़ जाते हैं, इसलिए कि जो निज़ाम है वो आगे चलता नहीं है और हद के इज़्ज़त जो है वो उसका कोई कम ही है कभी किसी दावे का कोई नतीजा निकला हो, जैसे आपने बहुत सारी मिसालें दी। और मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी खामी है और इस खामी को दूर करना पड़ेगा और उससे मीडिया भी एक लिहाज से इफ़ेक्ट होती है और जो पॉलिटिशियन या पब्लिक फिगर्स हैं वो भी इफ़ेक्ट होते हैं, क्योंकि आप जो मर्ज़ी कह लें और अगर उसका नतीजा नहीं निकलना और कोई हद के इज़्ज़त का जो दावा है उसका किसी अंजाम तक नहीं पहुंचना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये तो एक बहुत बड़ी निज़ाम की ख़राबी है। लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब मुशर्रफ ने इनको हायर किया, ये जो ब्रॉडशीट कंपनी थी, तो ये उन्हीं के खिलाफ किया था जो उससे मान रहे थे। जब ब्रॉडशीट को जब उन्होंने हायर किया था तो या पीपल्स पार्टी रही थी ताकत में या PMLN रही थी। और उन दिनों में मुझे याद है कि बच्चे बच्चे की ज़बान पर दोनों जमातों की लीडरशिप की करप्शन ज़बान ज़द-ए-आम थी, तो इसलिए उनको हायर किया गया। फिर वो ये कहता है कि 2000 ग़ालिबन 2 की बात है या आखिरी दिन 2001 के कि जब नवाज शरीफ साहब जनाब तशरीफ़ ले गए एक डील करके सऊदी अरब, तो सारे जो कार्रवाई थी रुक गई। इसी तरह 2008 में वो कहता है कि पीपल्स पार्टी के ज़माने में भी कई चीज़ें थी जो आगे बढ़ सकती थी जो नहीं बढ़ी। सो मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें एक मजबूरी तौर पे हमारी अशराफिया, सियासी अशराफिया ख़ास तौर पे, उस पर एक बहुत बड़ा धब्बा और हर्फ है।
कि कितने अफसोस की बात है कि अगर हम बजाय किसी और चीज़ को डिस्कस करने के हम हुक्मरानों की और अशराफिया की करप्शन जो है उसी पे हमारा हदफ रहता है, इसलिए कि एक गरीब मुल्क के साथ जो हाथ हुआ है उसको इग्नोर तो नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। तो तमाम हमारी पॉलिटिक्स की ऑप्टिक्स इस पे फिलहाल घूम रहे हैं। फिर आता हूं मलिक अहमद खान साहब की तरफ। मलिक अहमद साहब, पाकिस्तान में तो जैसा मैंने आपको बताया कि इमरान खान साहब ने नोटिस दिए नजम सेठी साहब को। नजम सेठी साहब ने भी कुछ साल पहले उनको नोटिस दिए थे। रमदे साहब ने इमरान खान साहब को नोटिस दिए और बहुत से लोगों ने एक दूसरे को दिए। उसका कोई नतीजा जो है वो नहीं निकल सका। लेकिन एक मुल्क जहां पाकिस्तानियों ने नोटिस दे के नतीजा निकाला है वो है बरतानिया। वही बरतानिया पर इस वक्त नवाज शरीफ साहब जो है वो मुकीम है और वहीं पर काबे मुसावी भी मुकीम है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि दिसंबर में 2020 में रेहाम खान साहिबा ने, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की साबका एक्स वाइफ हैं, उन्होंने अपॉलॉजी टेंडर की अनिल मुसरत साहब को, जो प्रॉपर्टी टाइकून है। उन्होंने पे किसी टेलीविज़न प्रोग्राम में कहीं इल्ज़ाम लगाया था कि रॉकफेलर होटल जो है उसकी गालिबन सेल के अंदर उन्होंने कहा था रूजवेल्ट होटल की सेल में अनिल मुसरत जो है उनका कोई रोल है और उस पर उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। इससे कुछ अरसा पहले नवंबर 2019 में एक पाकिस्तानी टेलीविज़न चैनल को माफ़ी मांगनी पड़ी और शायद जुर्माना भी देना पड़ा जब रेहाम खान साहिबा ने कहा कि शेख रशीद साहब ने टेलीविज़न चैनल के एक प्रोग्राम में बैठ के उनके बारे में गलत बातें की थी, गैर मुसद्दक़ा बातें की थी। और इसी तरह अब से कुछ दिन पहले ही दिसंबर 2020 में हिंदुस्तान का जो टेलीविज़न चैनल है रिपब्लिक टीवी, अर्नाब गोस्वामी का, वो उनको भी एक ऑफकॉम ने इसी हिसाब से खासा बड़ा जुर्माना किया। और हम जानते हैं कि पाकिस्तान की मीडिया पर्सनैलिटी जो है मीर शकील रहमान साहब, उन्होंने भी एक टेलीविज़न चैनल से माफ़ी मंगवाई है। बहुत बड़ा जुर्माना उसको बरतानिया में हुआ था। तो मलिक अहमद खान साहब, ये तो एक मैंने बैकग्राउंड आपको बताया, ये तो बात समझ आती है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 3 टाइम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। वो इस वक्त लंदन में मुकीम है। कावे मुसावी मसलसल जो हैं उनके बारे में ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं करप्शन के। उन्होंने जो वीडियो मैंने आपको सुनाई है उसमें उन्होंने ये कहा है कि हमें तो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में हमारा इंटरेस्ट बल्कि कम हो गया इसलिए कि अरबों डॉलर्स की और करप्शन जो है वो हमारे सामने आ गई, जिसको हम बल्कि शेयर करना चाहते थे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको फॉलो नहीं किया। तो इस पे नवाज शरीफ साहब का तो एक्शन अब तक आ जाना चाहिए था, लीगल नोटिस की बात। ये मुझे थोड़ी सी परेशानी है कि क्या नवाज शरीफ साहब सही मान रहे हैं कावे मुसावी की स्टेटमेंट्स? नहीं डॉक्टर साहब, देखिए मैं मतलब इसमें 2 बातें अब आपसे दरख्वास्त भी करूंगा कि काइंडली हेयर मी आउट ऑन दिस। देखिए ये मामला एक 2 कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टीज़ का, वो कावे मुसावी जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की उस कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन की इन्फोर्समेंट के लिए कोर्ट में गए और अगर उनको ये कहा जाए कि वो प्रॉपर्टी जो भी किसी और की मलकियत है उसकी अटैचमेंट, क्योंकि नैब के कोर्ट की एक जजमेंट उनके ख़िलाफ़ है और उसकी प्रोसीडिंग अभी एपलेट जुरिस्डिक्शन में पाकिस्तान में पेंडिंग है और हाई कोर्ट की वो जजमेंट जो है वो उसमें कावे मुसावी के पास अगर ये हो कि उसने गवर्नमेंट से कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की थी और वो इनके अकाउंट्स फ्रोजन कराने के बाद वो उनसे वहाँ से लेती है, तो दिस ऑल टुगेदर वो तो एक इंटरेस्टेड पार्टी है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है और उसका जो केस है वो डिफरेंट बहस, बिल्कुल मुख्तलिफ नोयत की बहस है जिसको आपने बिल्कुल ही एक लेकिन ये तो एक अलग बहस है ना। उन इंटरव्यूज पे देखें ना, मेरी बात सुने, नहीं देखें, नहीं मेरी बात सुने ना, देखें ठहरे। असल सवाल ये पैदा होता है कि ये अगर कोई सवाल उठता है तो नैब पे उठता है कि एक ला हासिल यानी एक शराब के पीछे दौड़ते अरबों रुपए, जिसमें नैब पे कैसे उठता है जब नवाज शरीफ पे वो इल्जाम लगा रहे हैं? और ये जो आप कावे मुसावी, नहीं यार देखें ना डॉक्टर साहब, नवाज शरीफ के ऊपर लगे इल्ज़ाम का तो सवाल जो हम कह रहे हैं कि इस कावे मुसावी का क्लेम तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है ना, तो नवाज शरीफ को उधर किधर ले आए? कैसी अजीब बहस है। और अगर आज वो ये कहें कि वो जो उनकी जजमेंट, अगर आपके पास गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास वो जजमेंट है, देखे ना, एक सेकंड ठहरे प्लीज़, मैंने आपसे कहा था हेयर मी आउट। ठीक, सवाल ये है कि जो ये पूरा मामला है, क्या कोर्ट की प्रोसीडिंग से बाहर कोई बात हो रही है? अगर हो सकती है तो आप मुझे बता दें। और यही फ़र्क है लंदन में और पाकिस्तान में। मैं आप आज यहाँ पर बीसियों कम से कम शहजाद अकबर पे जो इल्जाम लगाए हैं वो कावे मुसावी की स्टेटमेंट से ही आती हैं। देखे ना, उनका अदालत से ताल्लुक नहीं है। देखे ना, शहजाद अकबर पर लगे, शहजाद अकबर पर लगे, वो तो कह रहा है 2018 में मुलाकात पर, नहीं शहजाद
शहजाद अकबर पर लगे बयानात, शहजाद अकबर या तो आप कह दें कि मरियम औरंगजेब ने और उस्मा बुखारी ने बड़ी ज्यादती की है, उनको माफी मांगनी चाहिए, फिर आप ये सजेस्ट करेंगे कि मरियम औरंगजेब साहिबा को उस्मा बुखारी को फौरी तौर पे माफी मांग लेनी चाहिए? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि बड़ा उनको नहीं मांगनी चाहिए, इनको शहजाद अकबर साहब को उनको देना चाहिए, उनको देना। क्यों मांगे माफी? अगर ये मेरी आप बात सुने ना, देखिए डॉक्टर साहब, अगर शहजाद अकबर साहब ने एक लीगल नोटिस भेजा है जो मरियम औरंगजेब को और अपना उस्मा बुखारी को दिए है, तो उसका बड़ा बिफिटिंग आंसर उनको मिलेगा उसमें। और अब मेरी दुआ होगी और कोशिश होगी कि शहजाद अकबर साहब, लॉजिक नहीं ना आपकी जुड़ रही है, ये ट्रायल लेकर तो चले। नहीं देखिए ना मेरी बात, नहीं लॉजिक जोड़ने दोनों आर्गुमेंट्स के दरमियान को लॉजिक की कनेक्शन तो उसके लिए नहीं देखिए ना, बात सुने ना, तो दोनों आर्गुमेंट्स में लॉजिक और कनेक्शन यही है कि आप मेरी इस बात को इस पैराए में रख के पहले देखें जिसमें मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ। पहला सवाल ये है कि आप जो मियां नवाज शरीफ साहब वाली बहस बीच में खींच के लाते हैं, वो आप इसलिए खींच के लाते हैं कि आप समझते हैं कि कोर्ट की जजमेंट जो है उसमें एक प्रॉपर्टी ऐसी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑफर गालिबन कर रही है, जो अभी तक हम अजम्पशन पे बात कर रहे हैं ना, कि जो अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की अपनी नहीं है। और लंदन की हम तो सिर्फ कावे मुसावी की स्टेटमेंट पे बात कर रहे हैं कि वो पब्लिकली ये कह रहा है कि वो करप्ट है और उन्होंने अरबों डॉलर की करप्शन की। चले मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। अगर डॉक्टर साहब अगर आप गौर करें तो मैंने आपसे ये कहा है कि कावे मुसावी की कोई हैसियत कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन और कोर्ट की प्रोसीडिंग से बाहर किसी चीज की नहीं है, ये मैंने आपसे कहा है। और अगर मरियम औरंगजेब को और इसलिए नवाज शरीफ साहब उसका जवाब देंगे। ब्रेक मुझे लेने दीजिए, मैं ब्रेक के बाद इस पे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। शफकत महमूद साहब भी मेरे साथ हैं, मालिक अहमद खान साहब भी मेरे साथ हैं। एक ब्रेक लेते हैं, आफ्टर द ब्रेक वी कंटिन्यू। नाज़रीन वेलकम बैक। मैं सीधा चलता हूं शफकत महमूद साहब की तरफ, जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कैबिनेट के एक अहम रुकन है, उसके मेंबर हैं, बहुत अहम, बहुत सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। नाज़रीन मैं आपको याद दिलाता हूँ कि आज अब से चंद घंटे पहले 5 फेडरल मिनिस्टर्स ने अपोजिशन की मुमकिना जो एक रैली है, एक जलसा है, एक धरना है इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान के बाहर जो अपोजिशन 19 तारीख को देना चाह रही है, उसके हवाले से 5 फेडरल मिनिस्टर्स जो हैं उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग की, जिसमें लॉ मिनिस्टर फारूक नसीम साहब ने बहुत ही दिलचस्प एक एग्जाम्पल भी कोट की। वो मैं सुनाता हूँ फारूक शफकत महमूद साहब को भी और आप सबको भी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैज़ाबाद धरने के केस में ये कह चुका है कि हर जगह धरना नहीं हो सकता, हर जगह प्रोटेस्ट नहीं हो सकता। तो अगर हम वाकई कानून और आइन को मानने वाले हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है आर्टिकल 189 में सब पर बाइंडिंग है, हर आदमी ने उसको फॉलो करना है। प्रोटेस्ट ज़रूर करें, वो आपका राइट है, लेकिन प्रोटेस्ट एज़ पर लॉ, जो कानून आपको इजाज़त देता है। लेकिन अगर कानून के बियॉन्ड कोई चीज़ जाएगी तो फिर लॉ अपना एक्शन ज़रूर लेगा। जी शफकत महमूद साहब, इसमें 2-3 सवाल जो है वो देखने वाले के जहन में पैदा होते हैं। एक तो ये कि सबसे लंबा धरना पाकिस्तान की तारीख में आपकी जमात ने दिया, जिसमें आप खुद भी शामिल थे इमरान खान साहब के साथ। अब आप कह रहे हैं धरने नहीं देने चाहिए, अपोजिशन का तो शायद है भी नहीं कोई 24-48 घंटे से ज़्यादा धरना देने का मूड। फिर ये कि जो काजी फायज़ ईसा साहब का फैसला है वो आज तक ऐसा लगता था कि PTI को या हुकूमत को बहुत पसंद नहीं था, अब उसको आप बेसिस भी बना रही कैबिनेट, इस पर क्या है आपका रद्द अमल? देखिए जी, कानून है, उसको किसी ने दिया हो जो हमें पसंद है नापसंद है, लॉ इज़ द लॉ। और लॉ ले करता है कि एक तो स्टैट्यूट्स होता है और उसकी इंटरप्रिटेशन कौन करता है, कोर्ट्स करते हैं। अब आपकी जो बात है, मैं उससे तो अग्री नहीं करता इस मंतक से कि क्योंकि काजी फायज़ ईसा ने उस जजमेंट को दिया है इसलिए वो, और क्योंकि काजी फायज़ ईसा हमारे खिलाफ या हमारे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ उन्होंने कुछ दरखास्तें भी दी हैं या कोई बयानात दिए हैं, तो और क्योंकि आम तासुर ये है कि वो हमारे खिलाफ हैं, तो इसका मतलब है कि हम उनका फैसला ना माने। तो मेरा ख्याल पिक एंड चूज तो कोई नहीं कर सकता, और हमने तो इसको ट्रीट करना है एज फैसला ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जी जो है वो मैदान जो है परेड ग्राउंड, वहाँ जलसा किया जाए, तो हमने सारे जलसे बाद में वहाँ पे किए। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जी धरना जो है वो नहीं होना चाहिए, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। सो मतलब कि इसमें मुझे इसलिए थोड़ी सी समझ नहीं आ रही सवाल की कि लॉ ऑफ द लैंड इंटरप्रेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट
उसको हमने फॉलो करना है। अच्छा, मैं ठीक है, चले मलिक अहमद खान साहब, मैं आपको एक और शॉर्ट सुनाता हूँ डिफरेंट नेचर का। वो ये है कि आप जो पीडीएम धरना देने चली है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर, उसमें आपके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी हलीफ है, आपकी पार्टनर है इस पूरे प्रोसेस में। लेकिन साबिक सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब क्या कहते रहे नवाज शरीफ साहब के हवाले से। अच्छा मलिक अहमद खान साहब, ज़ाहिर है इस किस्म की बातचीत पहले भी होती रही मीडिया में। ये जो इस वक्त पोजीशन लिया आसिफ अली जरदारी साहब ने 2017-18 वगैरह में, और अब वो ज़ाहिर है आपके साथ हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में? थोड़ा ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं सियासतदानों की, इनकी अहमियत नहीं होती है, इनको भुला देना चाहिए, ये सिर्फ चंद दिनों या चंद हफ्ते की इनकी अहमियत होती है, ये ही मौक़िफ़ लेंगे? आई एम श्योर आप हमें बता सकेंगे। नहीं डॉक्टर साहब, मेरा मौक़िफ़ थोड़ा सा मुख्तलिफ है ज़रा। मेरा मौक़िफ़ ये है कि आपके, क्योंकि एक जो आपने शफकत साहब, मैं दोनों पर आपकी इजाज़त से सिर्फ एक एक जुमला कहना चाहूँगा, ज़्यादा बात नहीं करूँगा। एक तो जो आपने शफकत साहब को सुनवाया फ़रूक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, तो आजकल गवर्नमेंट के पास एक बड़ा अच्छा रास्ता है कि वो एडवाइजरी नेचर में सुप्रीम कोर्ट जाती है। तो ये एडवाइजरी नेचर में अगर सेनेट के इलेक्शन पे जा सकते हैं उसकी मॉरल रीजंस पे, तो इस पे भी चले जाएं और देख लें कि क्या ये पॉलिटिकल रीजंस भी सुप्रीम कोर्ट से दिलवा सकते हैं कि नहीं। क्योंकि ये एक बहुत सारी नए रीत रवाज, तरीके इंसाफ की अपोजिशन और मौजूदा हुकूमत के दौरान कुछ नए सियासी जाविये कायम हो रहे हैं, तो ये भी कायम होता चला जाए। तो ये जहाँ पर मॉरल क्वेश्चंस को सुप्रीम कोर्ट में सेटल करा रही है एग्जीक्यूटिव, तो वो ये पॉलिटिकल क्वेश्चन भी वहीं से सेटल करवा लें। अच्छा, दूसरी रही बात आपकी कि मियां नवाज शरीफ साहब की और आसिफ जरदारी साहब की, बिल्कुल जो मियां साहब की और आसिफ जरदारी साहब की आपने बात देखें, जो आसिफ जरदारी साहब की आपने ये सुनवाई, तो ये हमारी नोन हिस्ट्री है, ये हमारे सामने है। लेट द पीपल बी जज ऑफ दैट, उनको इसका फैसला करने दें। और ये आप जो आज सुनवा रहे हैं, ये बेशुमार दफ़ा लोगों ने खुद डायरेक्टली कलाम शायर बज़ुबान शायर सुन रखा है, तो उसमें लोगों के पास इख्तियार है कि वो फैसला कर लें। और एक मुखासमत की तारीख रही है और उसमें एक दूसरे के ऊपर बड़ी क्लियरली एलिगेशंस भी रही हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आज तहरीक इंसाफ के साथ भी इत्तेहाद में वो जमातें शामिल हैं जिनके मुतल्लिक तहरीक इंसाफ का एक ख़ास पॉइंट ऑफ व्यू था। आज मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी जो बड़ी आपस में एक वॉरिंग पोजीशन पे थी, एक पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी बैठी हैं। तो पाकिस्तान की सियासी तारीख क्या है और पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल क्या है? लेट द पीपल बी जज ऑफ दैट, लेट द पीपल बी जज ऑफ दैट। शफकत महमूद साहब, शफकत महमूद साहब, क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में असूल दर हकीकत कोई नहीं है? मतलब जैसे जैसे इंटरेस्ट और मफादात बदल जाते हैं, वैसे वैसे आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए सियासतदान नई चीज़ें ढूंढ लेते हैं या नई स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन वो सियासतदान समझते हैं कि उनको सीरियसली नहीं लेना है। नहीं, मेरा ख्याल है कि इसमें कुछ हद तक तो सच्चाई हो सकती है कि बहुत सारी मफादात की जंग होती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी जमात जो है वो तो असूलों के बुनियाद पे चल रही है। हमारा जो एंटी करप्शन के खिलाफ ये जो लेकिन आपने धरना दिया था, हमारा जो धरने तो आपने दिए ना, इतने लंबे चौड़े पार्लियामेंट के बाहर धरना दिया, इतना लंबा हमने धरना दिया, 4 माह का धरना तो सर आपने, और धरना हमने दिया जो कि रिग्ड इलेक्शन के खिलाफ। तो ये तो असूल की बात थी। इसी तरह अगर हम लूट मार के खिलाफ स्टैंड लेते हैं तो वो असूल की बात है। अगर हम साफ सुथरी सियासत की बात करते हैं तो असूल की बात है। अगर हम कहते हैं कि कौम के साथ, बस शफकत सर ये भी तो यही कह रहे हैं ना कि हम एक रिग्ड इलेक्शन के खिलाफ आए हैं, देर से आ रहे हैं, 2.5 साल के बाद है, तो ये भी कई कहते हैं कि रिग्ड इलेक्शन था, हम उसके खिलाफ आ गए हैं, कॉज यही बता रहे हैं। लेकिन इन द मेन टाइम जो मेरा ख्याल है फ़रोग नसीम ने पॉइंट आउट किया है, जो हमारे ज़माने में नहीं था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जो कि कानून की हैसियत रखता है। तो फ़रोग नसीम तो सिर्फ एक कानूनी पोजीशन बता रहे थे, बाकी जो इनका मुहर्रकात है आने के, वो सौ बिस्मिल्लाह वो इनके है। वैसे मैं आपको ज़िम्नन बताता चलूं कि दोनों जमातों ने, पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने, जो कह रहे हैं कि सही नहीं था इलेक्शन, सिर्फ 25 इलेक्शन पिटीशनें 2018 के इलेक्शन पे की, इससे ज़्यादा कोई पिटीशन नहीं की। और जो 2018 में पिटीशंस हुई उसमें 23 तो तहरीक इंसाफ ने की है। सो बहरहाल
अगर इनको इलेक्शन पसंद नहीं है तो करें, एहतजाज करें, लेकिन उसके बाद एक कानून आ गया, उसकी पासदारी करें। मलिक अहमद खान साहब, ये शफकत महमूद साहब का ये जो आर्गुमेंट है, इसको पीटीआई ने बहुत दफ़ा आपको याद करवाया, आवाम को भी, इसमें बड़ा वजन है कि इलेक्शन 2018 के बाद आप लोगों ने कोई खास पिटिशंस नहीं की, कोई एविडेंस लेकर नहीं आए, कोई आपने एविडेंस दिखाई भी नहीं, लहराई भी नहीं आपने कि हेयर इज़ दी एविडेंस, और आप लोग आ गए, फिर आप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का भी हिस्सा रहे, आपने प्रोसेस भी कोई नहीं शुरू किया। अब 2.5 बरस के बाद मुख्तलिफ हीलो बहानों से आप इस चीज़ों को ले रहे हैं, अब ये बहुत लेट नहीं हो गया? इसका जो यानी इसका इफेक्ट क्या रहेगा 2.5 साल के बाद आप आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन के बाहर धरना देने के लिए? अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग एक पोजीशन है कि जो आपकी इलेक्शन पिटिशंस होती हैं ना बिफोर द ट्राइब्यूनल, वो इलेक्शन डिस्प्यूट्स पे होती हैं, किसी एक छोटे मोटे मामले पे, किसी एक पोलिंग स्टेशन की, किसी एक काउंट के मामले पे, वो किसी एक इलेक्शन डिस्प्यूट के मुतल्लिक होती हैं। और जो इलेक्टोरल फ्रॉड हो उसका मैकेनिज्म कोई नहीं है कि कहाँ पे बात करें। तो इलेक्टोरल फ्रॉड जब इस तरह का कमिट हो कि यानी उसकी क्या डेफिनेशन है इन होलसम मैनर, मैं सर बताता हूँ जी। उसकी डेफिनेशन ये है कि इन अ होलसम मैनर आप क्या करते हैं कि आपने रिजल्ट्स जो बाउंड थे आफ्टर 7 PM और सो 5 बजे क्लोज हो गए, काउंटिंग एक पोलिंग स्टेशन पे कितने घंटे ले सकती है, और आपने एक मेथड प्रोवाइड किया था RTS का, और RTS का फेलियर आज तक एक्सप्लेन्ड नहीं, हमने नहीं किया था। तो वो जो 14 घंटे का अनएक्सप्लेन्ड, वो मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ सर। नहीं आपका नहीं, आपको कथा कलामी कर रहा हूँ, लेकिन एक जुमला सिर्फ कहना चाहता हूँ। आपका इलेक्शन कमिश्नर भी आपका अपॉइंटेड था, केयर टेकर गवर्नमेंट्स भी आपकी अपॉइंटेड थी, हमने क्या करना था उसके अंदर? नहीं मैं बताता हूँ जी, वो आपने क्या, मैं जी मालिक साहब, बुनियादी रीजन आप चेयरमैन नादरा भी आपके अपॉइंटेड थे। आप मैं आपकी इजाजत से शफ़क़त साहब आपको बुनियादी उसकी रीजन ये दे सकता हूँ कि बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, जिस तरह वो इनऑर्डिनेट एक अनएक्सप्लेन्ड डिले ऑफ गुड्स 14 to 26 आवर्स आउट ऑफ 70% कॉन्स्टिट्यूएंसीज वाज नेवर एक्सप्लेन्ड, एंड आज तक भी एक्सप्लेन नहीं है। इसी तरह जो हमारी अपॉइंटेड थे ये लोग, तो वो जब हमारी अपनी गवर्नमेंट थी, तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट था, एक आईनी हक था कि आपके पास आपने टिल द लास्ट डे ऑफ योर टेन्योर आपकी गवर्नमेंट है, वो 6 महीने पहले स्नैच कर लिया गया था। और जब आपके पास ये रोविंग फिशिंग इंक्वायरीज का इख्तियार हो, आपका कुछ नहीं उसमें लेना देना पीटीआई का, सिर्फ इतना ही ताल्लुक था कि मियां महमूद रशीद जो आपके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे पंजाब असेंबली में, वो एक पिटिशन लाहौर हाई कोर्ट में करें, और उसको ऑनरेबल चीफ जस्टिस एट दैट टाइम मियां साकिब निसार, वो उसको सुओ मोटो में कन्वर्ट करके सुप्रीम कोर्ट बुलाएं, और 56 कंपनीज और पूरी पंजाब गवर्नमेंट की तमाम एक्सपेंडिचर, मैं बड़ा क्लियर शफकत साहब को भी जवाब देने जी शफकत साहब। नहीं मेरी गुजारिश सुन लें, मेरी गुजारिश सुन लें, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आखिरी जुमला, मेरा आखिरी जुमला नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो आपकी पिछली प्री पोल पोजीशन थी और जो आज आपकी पोस्ट पोल पोजीशन है, इन दोनों में से कुछ चीजें वजाहत मांगती हैं। वजाहत ये मांगती हैं कि लोगों का आईनी हक कैसे छीना जाता है, वजाहत ये मांगती हैं कि RTS का सिस्टम कोलैप्स होता है, कि इलेक्टोरल फ्रॉड कमिट होता है। अच्छा, मुझे कुछ बोलना दे, इन्हीं बुनियादों पर आज ये एहतजाज। ठीक, अब जरा शफकत साहब का जवाब ले ले ब्रेक से पहले, बिकॉज फिर हमारा वक्त खत्म हो जाए। जी शफकत साहब, इस पे क्या रिस्पॉन्स है आपका? कि ये इनके वजीर आजम थे शायद खाकान अब्बासी, उनके कहने पे केयर टेकर गवर्नमेंट बनी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के जितने मेंबरान थे वो सारे इनके कहने पे बने। उसके अलावा सूबाई हुकूमतें जो थी वो सारी इनकी मशवरे से और इनकी मुशावरत से बनी। सो सारा जो निज़ाम जिसने इलेक्शन करवाया वो इनका बनाया हुआ और इनका अपॉइंटेड, बल्कि चेयरमैन नैब भी था, ऑल्दो उसका ताल्लुक इलेक्शन से नहीं था, वो भी इन्हीं की अपॉइंटमेंट है। जो हमने 2013 में एहतजाज किया, हमने कहा 4 हल्के खोलो, 4 हल्के खुले और उसमें आपको धांधली नजर आई और वो चारों के चारों इलेक्शन ओवरटर्न हुए। अगर आप उस वक़्त की नासरुल मुल्क साहब की जो रिपोर्ट पढ़ें तो इतनी बेतहाशा उन्होंने बदनुमानियाँ गिनाई 2013 के इलेक्शन में, और फिर उन्होंने कहा कि अगर मैं अब इलेक्शन को ओवरटर्न करता हूँ तो बहुत खलबली मचेगी, इसलिए मैं उसको ओवरटर्न नहीं करता।
तो मकसद ये है कि हमने तो जो तहरीक चलाई उसके पीछे हम एविडेंस निकली, उसके पीछे फैसले आए कोर्ट्स के जो जिससे जाहिर हुआ कि बेशुमार जो है वो करप्शन हुई। इन्होंने 2018 में टोटल पिटीशन 25 की। ये जो कह रहे हैं होलसेल फ्रॉड किया, उसकी कोई इनके पास आर्गूमेंट नहीं है। सारा निज़ाम इनका अपना बनाया हुआ था। उसके बाद फिर भी इनको नाराज़गी, हमारा तो निज़ाम से कोई ताल्लुक ही नहीं था। ना हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाने में, ना इलेक्शन कमीशन के मेंबर बनाने में, ना केयर टेकर गवर्नमेंट्स बनाने में, ना प्राइम मिनिस्टर बनाने, हमारा तो कोई अमल दखल ही नहीं था। और इसी तरह जो सर्विस अपॉइंटमेंट्स थी उनमें भी हमारा अमल दखल कोई नहीं था। मिलिट्री चीफ भी इनके अपॉइंटेड थे। मतलब गर्ज के सारी गवर्नमेंट जो है या उनकी जितनी मशीनरी है वो इन्हीं की अपॉइंटेड थी। तो ये हमारे पे क्या इल्जाम लगा रहे हैं? अच्छा, ये मलिक अहमद खान साहब बस 1.5 मिनट है, क्या ये मुमकिन है कि दर हकीकत मसला इलेक्शन का नहीं है, मसला ये है कि इलेक्शन के बाद ये हुकूमत जो प्रेशराइज कर रही है करप्शन के चार्जेस पे आपकी लीडरशिप को, पीपीपी पीएमएलएन की, उस वजह से आप लोग मुत्तहद हो गए हैं, मसला इलेक्शन का नहीं है। अगर आपको कोई रिलीफ मिल जाए तो शायद आप ये सब कुछ प्रोटेस्ट ना भी करते नजर आए। देखिए, इस पे कोई कमेंट करने से पहले मैं यही कह रहा हूं कि अगर अपॉइंटमेंट्स ऑफ समबडी, जो किसी की भी कोई तैनाती है, वो ये तय नहीं कर देती कि अगर वो मैंने की है तो वो गलत नहीं करेगा। हम कह रहे हैं कि अगर जो गलती की हम निशानदेही कर रहे हैं उसकी वजाहत तो आज की हुकूमत के जिम्मे थी ना कि वो आती, तो वजाहत आज तक नहीं आ रही। यानी अगर मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्टोरल सिस्टम जो इलेक्टोरल फ्रॉड कमिट हुआ है, तो इसका डिनाइल भी तो नहीं है ना कि वो आप उस डिले को एक्सप्लेन कर दें कि क्या था, वो आज तक एक्सप्लेन नहीं है। एनीवेज, चेयरमैन नैब के हवाले से कहा कि हमारा अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो प्रोसिक्यूशन नहीं है, प्रोसिक्यूशन है सर। इट्स अ प्रोसिक्यूशन। हमने इलेक्शन करवाया। शफकत साहब, योर लास्ट कमेंट। नहीं, देखिए, हमने इलेक्शन करवाया। हम तो आप कहते हैं कि खोलें, रिकॉर्ड लाएं, पिटीशन करें, जिस तरह हमने की थी, साबित करें कि करप्शन अपना इलेक्शन जो है धांधली हुई है। सौ बिस्मिल्लाह, एक देने का जो है वो एविडेंस नहीं है और सिर्फ एक सियासी चाल है। असल बात यह है कि वो नून लीग के लिए ऑपोजिशन में रहना बहुत मुश्किल है। और फजलुर रहमान तो पिछले 20-25-30 साल में शायद पहली दफ़ा ताकत उनके पास नहीं है और दाना पानी बंद है, तो इसलिए फिर वो इन सब को घसीट रहे हैं। कुछ भी नहीं होगा, इंशाल्लाह हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी और अगले इलेक्शन में फिर हम इनको शिकस्त देंगे। वक्त हमारा इस नशिस्त का, हुकूमत वक्त पूरा कर सकती है, एक नशिस्त का वक्त हमारा ख़त्म हुआ। शफकत महमूद साहब का और जनाब मलिक अहमद खान साहब का बहुत शुक्रिया। 19 तारीख को पाकिस्तान की अपोजिशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर एक धरना या जलसा करने का प्लान बना रही है। उसके हवाले से जो बहस और आर्गूमेंट्स है आपने सुनी, फैसला आपका है। यहाँ पर ये नशिस्त ख़त्म होती है, वापस आएंगे तो हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान भर के प्रॉपर्टी डीलर्स, ज्वेलर्स और पाकिस्तान के चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो नए रेगुलेशन हैं, जिनके तहत उन्हें इन्फॉर्मेंट बनाया जा रहा है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में प्रॉपर्टी के ऊपर, वो चीज़ गैर मुनासिब है। मार्केट में उसका खौफ है। वो क्यों है खौफ, उस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, जैसा कि मैंने वक्फे से पहले कहा कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो पाकिस्तान में टैक्स पॉलिसी का जो है प्रीमियम इदारा है, उसने 56,000 प्रॉपर्टी डीलर्स को, ज्वेलर्स को, यानी जोहरी जो हजरात हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को नोटिस दिए हैं। एक SRO के तहत, जो SRO स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डिनेंस जो है वो सितंबर 2020 में FBR ने इशू किया, जब पाकिस्तान ने एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत नई लेजिस्लेशन की, कानून साजी की, FATF की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। ये जो SRO है, इसके तहत जो जोहरी हजरात हैं, जो ज्वेलर्स हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई किया गया है एज डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस प्रोफेशनल्स, यानी ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने वाले बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं। और इनको ये कहा गया है कि ना सिर्फ अपने आप को 10 जनवरी 2021 तक रजिस्टर करें, बल्कि तमाम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में जोहरी के सामने, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी डीलर के सामने या चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जो भी मामला आएंगे, वहाँ पर वो अगर समझें कि जो शख्स खरीदो फरोख्त के लिए आया है उसकी खरीदो फरोख्त सही नहीं है, उसके पास असासे सही नहीं है, उसका सोर्स सही नहीं है, तो उस पर एक सस्पिशियस
ट्रांजैक्शन रिपोर्ट STR जो है वो जनरेट की जाए, यानी बताया जाए कि इस शख्स के पास ये 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपया लेकर जो आया है प्रॉपर्टी लेने के लिए, ये इसके असासे जो है उसका कोई सोर्स जो है ठीक तरह से पता नहीं चल सका। पाकिस्तान की जो एसोसिएशन हैं वो ये कह रही हैं कि ना सिर्फ कि बिजनेस की क्लाइमेट इससे डिस्ट्रॉय हो जाएगी, बल्कि ये चीज़ उनके लिए करना और इस पर अमल दरामद करना इनके लिए तकरीबन नामुमकिन है। इस हवाले से जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट एसोसिएशन है उसकी पोजीशन सामने आ चुकी है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ उनकी एक से ज़्यादा इस पर मुलाकातें हो चुकी हैं। रियल एस्टेट एसोसिएशन कंसल्टेंट एसोसिएशन के चेयरमैन एहसान मलिक साहब जो हैं इस वक्त मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं, उनसे समझते हैं कि ये मामला है क्या। मलिक साहब, हमारे लिए वक्त निकालने का बहुत शुक्रिया। मतलब क्या इस पे आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हुकूमत तो मजबूर है, फेटफ लेजिस्लेशन की वजह से उसको एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है वो लाना पड़ा है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है, और इसी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की वजह से ये SRO सामने आया जिस पे आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी शुक्रिया मोहित साहब। सबसे पहले सर थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बताऊं। ये जो फेटफ के एशिया पैसिफिक का डेलीगेशन आया, उनसे भी हमारी मीटिंग हुई, हमने उनको भी अपनी रिजर्वेशन से आगाह किया। बेसिक इशू ये है ग्लोबली पूरी दुनिया में रिजर्वेशन है क्या आपकी? सर रिजर्वेशन ये है कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो रियल एस्टेट सेक्टर है इसका लिटरेसी रेट बहुत कम है। लोग ये कहते हैं फेटफ की यहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे एक्सेस है, उनके पास तमाम इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उन्होंने इसीलिए पाकिस्तान को टाइटन अप करने के लिए चीजें करवा रहा है उनसे जबरदस्ती। मैंने आज भी हमारी मुलाकात हुई डॉक्टर वकार मसूद जो SA2PM हैं ऑन रेवेन्यू, और DG I&I हैं जो DNFBP को डील कर रहे हैं, बशीरुल्लाह खान मरवत साहब वो थे, और सेक्रेटरी फेटफ IR थे मोहम्मद वकास हनीफ साहब। हम आज उनको भी इस बात पे कन्विंस कर रहे थे कि आप इस सेक्टर को देखें कि इसका लिटरेसी रेट कम है। यहाँ का आदमी जो रियल एस्टेट को डील कर रहा है वो आपके लिए एक STR जनरेट करने की पोजीशन में नहीं है। आप क्या कह रहे हैं कि ज्वेलर और चार्टर्ड अकाउंटेंट तो STR जनरेट कर सकते होंगे, लेकिन रियल एस्टेट वाले जो प्रॉपर्टी एजेंट है वो नहीं कर सकते? सर ज्वेलर्स का मुझे आइडिया नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो कर सकता है, ठीक है, मतलब उसकी एजुकेशन ऐसी है। आपको इस पे एतराज नहीं है कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट आपको जनरेट करने के लिए कहा जा रहा है, जहां पर आपके जो कस्टमर है जो आपके पास आता है कहता है मैंने प्लॉट खरीदना है 1.5 करोड़ का 2 करोड़ का, आप उसके बारे में जज बन गए हैं, वो जो उसके साथ आपके ताल्लुकात खराब होंगे, वो भी तो एक खौफ का एलिमेंट है ना सर। कि लो आपका जो क्लाइंट है, क्लाइंट आपके पास आते हुए भी घबराएगा। सर वो तो सेकंड फेज है ना। पहली चीज तो ये है कि हमारे लोग वो इनिशियली जनरेट ही नहीं कर सकते। सेकंड स्टेप ये है जब ये मार्केट में मतलब पब्लिकली ये लोगों को पता चलेगा कि एक रियल एस्टेट एजेंट ने आगे FMU को एक रिपोर्ट जनरेट, FMU क्या है? फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम करेगा। ठीक। अभी हम ये चाह रहे हैं कि आप इसको अगर करना चाह रहे हैं, फेटफ का प्रेशर है, हम आपके साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं, लेकिन गवर्नमेंट का प्रेशर FBR पे है और FBR इसको इंप्लीमेंट करना चाह रहा है इमीडिएटली। उन्होंने पहले नोटिस, इसमें प्रॉब्लम ये जो पहले फाइलर हैं उनको इमीडिएटली इन्होंने नोटिस सर्व कर दिए। ये जो 56,000 नोटिस सर्व किए हैं इसमें से कितने प्रॉपर्टी डीलर होंगे पाकिस्तान में? सर अप्रोक्सीमेटली जो मेरे नॉलेज के मुताबिक है और जो आज हमने डिस्कशन की है वो को तकरीबन 26 से 30,000 के दरमियान का फिगर आ रहा है, जो कि फाइलर लोग हैं जो इनके पास रजिस्टर्ड हैं, जिनको इन्होंने नोटिस सर्व कर दिए और 11 तारीख की लास्ट डेट दी थी। मैंने FBR में पूछा था, वो कहते हैं हम तो दर हकीकत इनको फोर्स कर रहे हैं कि ये टैक्स के लिए रजिस्टर करें। सर टैक्स का इशू नहीं है इसमें, ये मैं अब कैटेगोरिकली मैं इस पर बड़ा क्लियर हो गया हूं आज बात के बाद। टैक्स का इशू नहीं है, इशू फेटफ है। इन्होंने वहां पे कंप्लाइंस देनी है ताकि मार्च मिड में जो मीटिंग है फेटफ की उसके अंदर ये कंप्लाइंस शो कर सकें कि हमने इसको इंप्लीमेंटिंग फेज में ले गए हैं। हम इनको इस चीज पे कन्विंस कर रहे हैं कि आप इसको ऐसे इंप्लीमेंट करें जिससे मार्केट डैमेज ना हो। एक तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आगे टीवी पे कहते हैं मैं कंस्ट्रक्शन पैकेज एमनेस्टी स्कीम को एनहांस कर रहा हूं, दूसरी तरफ से आप दिसंबर 2021 तक और साथ पैरेलल आप FBR के नोटिस चला रहे हैं। ठीक। एक चीज ऑलरेडी ये चीज लोगों को पता है कि FBR से हमारे फ्रेंडली ताल्लुकात नहीं हैं, लोग इतना फ्रेंडली यूजर नहीं है FBR का। लोग FBR से किसी के फ्रेंडली ताल्लुकात हैं वैसे पाकिस्तान में क्या? सर बड़े लोगों के शायद होंगे, शायद वो कंफर्टेबल होते होंगे, आम आदमी तभी तो सर हमारे फाइलर नहीं बनते, क्योंकि लोग यहाँ पे एक लॉयर हायर करना आसान समझते हैं। लेकिन उसकी वजह तो ये हो सकती है ना कि जो टैक्स डिपार्टमेंट है वो ज़ाहिर टैक्सेस मांगता है, असेसमेंट करता है, उससे किसी के भी ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे। सर आप दुनिया की तरह टैक्सेस लें, लेकिन फिर लोग कहते हैं उसके बदले में हमें मिलता क्या है? नोटिस,
सर्व होते हैं, लेकिन वो दराज में ही पड़े रहते हैं। उसके बाद एकदम शोकाज आता है और आपको पेनल्टीज ठुक जाती हैं और फिर वो केस चलते हैं और आप चक्कर लगाते रहते हैं। आपका मतलब है कि नोटिस मिलने के बाद उसका जवाब देने का वेट नहीं करता है एफबीआर? नहीं, जवाब तो तब मिलेगा जब नोटिस मुझे पहुंचेगा। नोटिस इशू होता है बट वो उस क्लर्क या बाबू की टेबल में ही पड़ा रहता है और शो का मुझे जरूर मिल जाता है कि जी अब आप आ जाएं, वकील को लेके आ जाएं या हमें एंगेज कर लें। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जिसको, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर ने एमनेस्टी स्कीम दी है उसमें तो ये कहा गया है कि दिसंबर 2021 तक जो बिल्डर प्लॉट लेके घर बना लेगा, ये बिल्डिंग बना लेगा, उससे उसके असासों के बारे में, ये सोर्स ऑफ इनकम के बारे में, असासा कहाँ से आया था, नहीं पूछा जाएगा। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? आप सही समझ रहे हैं। तो फिर एफबीआर जो है उसको नहीं मान रहा। सर एफबीआर तो उसको मान रहा है, लेकिन अगेन आपने जो बात एफबीआर आपको कह रहा है कि एसटीआर आप जनरेट करें, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जनरेट करें, वो कैसे जनरेट? यही तो हम उनको कन्विंस कर रहे हैं कि ये दो पैरेलल चीजें नहीं चल सकती हैं। या तो आप उस साइड को बंद करें या इस साइड को करें। आपको मजबूरन इस चीज को बंद करना है। आफ्टर लॉन्ग टाइम, 2 साल के बाद इस गवर्नमेंट में पहली दफा इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हुई है, वो भी इस वजह से कि इसमें दोनों चीजें हैं। प्राइम मिनिस्टर की एमनेस्टी में जो घर खरीदते हैं वो भी इसमें कवर होते हैं और जो प्लॉट खरीदते हैं घर बनाने के लिए वो भी कवर होते हैं। नहीं, उसमें भी सर एक इशू है, वो बिल्डर्स एंड डेवलपर, उसमें भी एक लकूना है कि जिसने भी वो एमनेस्टी अवेल करनी है, ही हैज टू गो ऑन दी एफबीआर वेबसाइट और सबसे पहले उसको अपने आप को एफबीआर में रजिस्टर करना है। तभी तो किस चीज के लिए? कि मैं घर बनाने लगा, कि मैं घर, मेरे पास जो पैसे हैं वो उससे मैंने जो एमनेस्टी लेनी है, जो घर परचेज करना है, उसके पैसे मुझे एफबीआर के नोटिस में लेकर आने हैं और फिर मैं उसको करूंगा। तो इसका मतलब है कि अगर किसी ने एफबीआर की साइट पे ये अपने आप को रजिस्टर किया है तो वो आपको बता सकेगा कि मैंने तो एफबीआर से एमनेस्टी के लिए अप्लाई कर रखा है। बिल्कुल अप्लाई कर रखा है। तो फिर तो मसला ही खत्म हो गया। आज इस पे आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।